हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम नजरें डालते हैं आज की उन मुख्य खबरों पर जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से सुर्खियों में रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली खबर ये रही कि जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने आज ईटी वर्ल्ड लीडरशिप फोरम में भाषण दिया और इस भाषण का जो विषय था वो वैश्विक नेतृत्व और भारत की विदेश नीति था। और फ्रेंड्स, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये ईटी वर्ल्ड लीडरशिप फोरम क्या है। तो इसके संदर्भ में मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयार किया है और वो शॉर्ट नोट्स ये है। ये जो ईटी वर्ल्ड लीडरशिप फोरम है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडरशिप फोरम। और फ्रेंड्स, इसकी अगर और डिटेल में बात करें तो ये जो इकोनॉमिक टाइम्स फोरम है, ये भारत का सबसे बड़ा बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है। और यह फोरम एक वैश्विक सम्मेलन, जिसको ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एक वैश्विक सम्मेलन है जहां दुनिया भर के राजनीतिक नेता, उद्योगपति, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता और विचारक एक साथ आते हैं। फ्रेंड्स, इस इकोनॉमिक टाइम्स लीडरशिप फोरम के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यह है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करना है और लीडरशिप व पॉलिसी के नए मॉडल सामने लाना है। और जो इसका तीसरा उद्देश्य है वो ये है कि भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीति में हो रहे बदलावों को समझना है। और फ्रेंड्स, बात करें ये जो फोरम है, इसका हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान है या हमारे देश के लिए क्यों महत्व है। तो सबसे पहले महत्व तो इसका यह है हमारे लिए कि यह भारत के बड़े नेता जैसे कि विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, उनको एक मंच पर लाता है और अपनी बात कहने का मौका देता है। और दूसरा महत्व इस संदर्भ में है कि भारत की विदेश नीति, आर्थिक नीति और निवेश माहौल को यह दुनिया के सामने रखता है। और फ्रेंड्स, तीसरा महत्व हमारे लिए इसका यह है कि यहाँ लिए गए विचार या नीतिगत सुझाव कई बार सरकारी फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की खबर थी। और दूसरी खबर की बात करें, जैसे कि हमने कल या परसों की न्यूज़ में ये देखा था कि जो भारत और अमेरिका है, उसके बीच में एक व्यापार वार्ता होनी थी अगस्त 2025 में, लेकिन वो व्यापार वार्ता रद्द कर दी गई है। उसके रद्द होने के कारण अभी तक समझ में हमें ये आए हैं कि एक तो पहला कारण ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका चाहता है कि जो हम रूस से पेट्रोलियम खरीदते हैं, तेल, वो रूस से ना खरीद कर अमेरिका से खरीदें। और दूसरा, चूंकि उसने हम पर 50% का टैरिफ लगा रखा है, तो ये दो कारण के मतलब ये दो कारण जिसके कारण जो भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता होनी थी वो रद्द कर दी गई है। और फ्रेंड्स, बात करें कि ये जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है हमारे देश के ऊपर, उसका कितना असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से भारत की जीडीपी ग्रोथ पर लगभग 0.60% जो बेसिस पॉइंट है, इसकी गिरावट आ सकती है। 0.60% बेसिस पॉइंट की गिरावट आ सकती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बेसिस पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिस पॉइंट कुछ नहीं है, ये जो 100 बेसिस पॉइंट है ये 1% के बराबर होते हैं। तो ये जो 0.60% बेसिस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि लगभग लगभग 0.6% जो हमारी जीडीपी है उसमें गिरावट आ सकती है, अमेरिका ने यदि हमारे प्रोडक्ट्स पर 50% का टैरिफ लगाया तो। एक रिसर्च के मुताबिक, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 2024-25 में हमारे जो देश की जीडीपी रही वो 6.5% रही। 6.5%। कुछ बच्चे या कुछ लोग सोच रहे होंगे जीडीपी क्या भला है, तो देखो अभी इस पर भी मैं आऊंगा। तो आप ये समझिए कि हमारे जो देश की जीडीपी रही 2024-25 में वो 6.5% रही। तो अगर अब अमेरिका ने हमारे यहाँ जैसे टैरिफ लगा दिया है 50% का हमारे प्रोडक्ट पर, तो अब 0.6% हमारी जो जीडीपी है उसकी कम होने की संभावना है। तो 0.6% जब जीडीपी कम हो जाएगी तो आप इसमें से घटा लीजिए। अगर इस साल भी हमारी जीडीपी 6.5% रहती है तो उसमें से 0.6% कम होने की संभावना है, ऐसा एक रिसर्च ने दावा किया है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था जीडीपी की। तो देखो, जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें समझोगे कि जीडीपी क्या होता है। इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कुल सेवाओं और उत्पादों का कुल मौद्रिक मूल्य, अर्थात सिंपल भाषा में कहूं तो किसी भी देश की एक साल की कमाई को हम जीडीपी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे देश की जीडीपी पर 0.60% बेसिस पॉइंट का नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।
क्यों पड़ सकता है? क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं उन पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, जिसको शुल्क बोलते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा इस टैरिफ का, वो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा टेक्सटाइल, ज्वेलरी और निर्यात उद्योगों पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की दूसरी खबर थी जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से मुख्य थी। और एक तीसरी खबर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है, वो ये है कि जो रघुजी भोसले है, आप पढ़ेंगे मराठा जो महाराष्ट्र है, उसके एक बहुत मुख्य शासक रहे हैं। उनकी तलवार थी, उसकी तलवार की वापसी हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसकी बात करते हैं। देखो, जो रघुजी भोसले हैं वो मराठा शासक थे और 18वीं शताब्दी के शासक थे। इनकी तलवार लगभग 200 साल बाद भारत लौटी है और महाराष्ट्र सरकार को लंदन से ऐतिहासिक धरोहर धरोहर वापस मिला है। चूंकि ये महाराष्ट्र के थे, इसलिए इनकी जो तलवार लंदन से वापस मिली है वो महाराष्ट्र सरकार के पास गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रघुजी भोसले प्रथम कौन थे, तो मैंने इस पर भी आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बना के रेडी किया है। हमारे इतिहास में ये मुख्य टॉपिक बन गया है। हो सकता है इसमें किसी आने वाले एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, बात करें रघुजी भोसले कौन थे, तो रघुजी भोसले प्रथम, इनका जन्म 1695 से 1755 तक का रहा, इनका जीवन काल। तो ये मराठा साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने नागपुर में भोसले वंश की नींव रखी थी। और ये 18वीं शताब्दी के मध्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल तक अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रहे थे। और फ्रेंड्स, ये जो रघुजी भोसले थे, इन्होंने नागपुर के संस्थापक के रूप में शासन किया, या मैं ये कहूं कि इन्होंने नागपुर के संस्थापक शासक, या इन्हें नागपुर का संस्थापक शासक भी कहा जाता है, आप ये समझ लीजिए। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तलवार में क्या खास बात थी, जो रघुजी भोसले की तलवार थी उसमें क्या खास बात थी। तो उसमें खास बात ये थी कि जो रघु भोसले प्रथम थे, उनकी तलवार 18वीं शताब्दी की है और इस तलवार को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान माना जा रहा है, क्योंकि तलवार मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति और गौरव का प्रतीक है। मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति और गौरव का प्रतीक है ये तलवार रघुजी भोसले की। और आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि ये तलवार विदेश कैसे पहुंची। तो फ्रेंड्स, याद करो, हमने परले दिन तरसों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। क्यों मनाया है? क्योंकि हम गुलाम हो चुके थे। तो भारत में अंग्रेजों और अन्य विदेशी ताकतों के आने के बाद कई शासकों की धरोहरें और हथियार और कलाकृतियां लंदन व अन्य यूरोपीय देशों में पहुंच गई, क्योंकि भाई हम उनके गुलाम हो चुके थे। उन्होंने जो चीज चाही वो चीज अपने यहाँ लेके चले गए। तो उसी सिलसिले में जो रघुजी भोसले थे, उनकी तलवार भी लगभग 200 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी और लंदन का जो संग्रहालय है वहां पर रखी गई थी। तो अब उस तलवार की वापसी हुई है और अगस्त 2025 में यह तलवार लंदन से वापस आई और महाराष्ट्र सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया, क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे। और यह भारत के लिए सांस्कृतिक विरासत की वापसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और फ्रेंड्स, बात करें इसका महत्व क्या है इस तलवार की वापसी आने का, तो महत्व ये है कि यह भारत की औपनिवेशिक काल में खोई हुई धरोहरों को वापस पाने की बड़ी सफलता है। दूसरा महत्व यह है कि इससे भारत के इतिहास और गौरवशाली परंपरा फिर से सामने आती है। और तीसरा महत्व है कि महाराष्ट्र और नागपुर की पहचान से जुड़ा हुआ प्रतीक है। इसलिए ये हमारे लिए गर्व की बात थी जो हमें अब मिला है। और चौथा जो महत्व है वो ये है कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि विदेशी संग्रहालयों में और न जाने कितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं हमारे पुराने इतिहास की रखी हैं, जिनकी वापसी हमारा पूरा देश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आज की मुख्य खबरें थी। अब हम चलते हैं आज के मुख्य खबरों पर आधारित एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि रघुजी भोसले प्रथम किस शताब्दी के शासक थे। तो बताइए किस शताब्दी के शासक थे। ये 18वीं शताब्दी के शासक थे। फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, रघुजी भोसले प्रथम किस क्षेत्र के संस्थापक थे। तो अभी मैंने आपको चर्चा में बताया, ये नागपुर के संस्थापक थे। और फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ईटी वर्ल्ड लीडरशिप फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ईटी अर्थात इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडरशिप फोरम, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए क्या होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करना? बिल्कुल नहीं। फिल्म महोत्सव करना? नहीं। वैश्विक आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना? बिल्कुल। और खेलों को बढ़ावा देना? ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है कि ईटी वर्ल्ड लीडरशिप फोरम, उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वैश्विक आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना। और फ्रेंड्स, ये हमारा आज का चौथा प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि रघुजी भोसले की तलवार कितने साल बाद भारत में लौटी। तो 200 साल बाद लौटी। और एक पांचवा प्रश्न, रघुजी भोसले की तलवार भारत में किस राज्य
सरकार के पास वापस आई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार के पास वापस आई। तो फ्रेंड्स, आज का मकसद हमारे करंट अफेयर का ये था कि ये जो रघुजी भोसले हैं, ये ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए मुख्य हो गए हैं। हमें इनके इतिहास के बारे में जानना होगा, समझना होगा, और इन पर क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।